Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब तक वर्ब को पढ़ चुके हैं। वर्ब का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और वर्ब की सारी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर उनको देख लें। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। आज के टॉपिक से आज जो नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कि ये क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और उसमें पहला प्रकार क्या है, वो उसको हम कैसे, उसके रूल्स क्या हैं यूज करने के। तो इतना आज हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं और बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं कि हमें ग्रामर की ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ही बताइए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए आपके साथ साथ। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारे आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो क्रियाएं सब्जेक्ट और पर्सन के तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रियाएं सब्जेक्ट और पर्सन के बंधन से मुक्त रहती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इन्हें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है कि पर्सन के अनुसार लगाना है। अन्य क्रियाएं जो होती हैं वो सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार ही यूज होती हैं, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब ना उसमें सब्जेक्ट का कोई बंधन है, उन पर कोई सब्जेक्ट हो एक जैसी चलेंगी, पर्सन कोई हो सब एक जैसी चलेंगी, कोई मतलब नहीं है उनका। अब इसके बाद जानते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो ये कौन कौन सी होती हैं? तीन होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन्फिनेटिव को भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, जीरंड को भी डीपली पढ़ेंगे और पार्टिसिपल को भी डीपली पढ़ेंगे कि उसके रूल्स कैसे हमें यूज करने हैं, कैसे कैसे क्या रूल्स हैं सब जानेंगे। वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिले, क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर कर पाना मुश्किल है, तो नेक्स्ट में चलेंगे उसको। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं आज द इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है द नाउन इन्फिनेटिव। द नाउन इन्फिनेटिव जो होता है वो सिंपल इन्फिनेटिव भी इसको कहा जाता है। नाउन इन्फिनेटिव के लिए सिंपल इन्फिनेटिव भी कहा जाता है क्योंकि इसे नाउन की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं, यह नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको वर्ब नाउन भी कहा जाता है। जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है या नाउन इन्फिनेटिव होता है वो उसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं, इसलिए इसको नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसको वर्ब नाउन भी कहा जाता है। तो ये तो पहला हमारा है। दो इन्फिनेटिव में से पहले इन्फिनेटिव को हमने जान लिया, एग्जाम्पल आगे समझेंगे और इनके रूल्स भी आगे समझेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो दूसरा टाइप है द जीरेंडर इन्फिनेटिव। तो दूसरी टाइप जो जीरेंडर इन्फिनेटिव है इसे क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। जीरेंडर इन्फिनेटिव के लिए क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है, ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करता है। इसके अलावा देखिए कुछ टेंस फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनेटिव हैं। टेंस के अनुसार क्या क्या फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ हम देखेंगे। छोटा सा एक मान के चलिए टेबल ही दी हुई है। टेंस या टाइम के अनुसार इन्फिनेटिव के फॉर्म्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिए ये टेंस, टाइम, फॉर्म, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कि जो वही चीज़ सेम है तो अलग अलग टेंस में कैसे यूज होगी। यहाँ प्रेजेंट है,
तो प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट की जो सिंपल और कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें एक्टिव वॉइस में अगर यूज करते हैं तो ये टू डू या टू बी डूइंग होगा, जबकि यही पैसिव वॉइस में टू बी डन का होगा। ऐसे ही पास्ट है तो पास्ट टेंस के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में टू हैव डन या टू हैव बीन डूइंग होगा, और इसके बाद में टू हैव बीन डन पैसिव वॉइस में होगा। ये एक्टिव वॉइस में होगा और ये पैसिव वॉइस में होगा। इन्फिनेटिव की कोई फ्यूचर टेंस में इन्फिनेटिव की कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है। इन्फिनेटिव जो होता है उसकी फ्यूचर फॉर्म कोई नहीं होती है। और अब जो इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं वो विद टू या फिर विदाउट टू, विद और विदाउट टू। इसमें क्या होता है कि इन्फिनेटिव को पहचानने का चिन्ह ही टू होता है। हमें अंग्रेजी में टू से ही पता लगता है कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल करिए है टू गो, टू ईट, टू बी लव्ड, टू हैव बीन कंप्लीटेड, टू बी लव्ड, टू हैव बीन कंप्लीटेड etc। लेकिन कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो बिना टू के, यानी कुछ वर्ब्स के साथ में इन्फिनेटिव बिना टू के यूज किया जाता है। कुछ वर्ब्स के साथ में इन्फिनेटिव बिना टू के यूज किया जाता है। उसके रूल्स अब हम आगे जानेंगे। इसको प्रयोग करने के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार हैं। इससे पहला नियम है, पहला रूल ये कहता है कि हियर, सी, फील, मेक, लेट, विड, वॉच, बिहोल्ड, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, नीड नॉट, डेयर नॉट। इनके बाद में आने वाले इन्फिनेटिव के साथ में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी जो वर्ब्स हैं इसमें हियर, सी, फील, मेक, लेट, विड, वॉच, बिहोल्ड, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, नीड नॉट और डेयर नॉट, इनके बाद में कोई भी इन्फिनेटिव अगर आता है तो उसके साथ में टू का यूज नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए है ही वेड मी गो। अब यहाँ पे वेड है, ये वेड का ही वेड सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर टू का यूज नहीं किया है। वी शैल वॉच, वॉच है, वॉच के बाद में टू का यूज कहीं नहीं किया गया है। लेकिन इसमें भी एक शर्त रहती है, अगर डेयर या नीड वाले वाक्यों में, अगर डेयर या नीड वाले वाक्यों में डू, डज या डिड का प्रयोग हुआ हो, अगर डेयर या नीड वाले वाक्यों में डू, डज या डिड का प्रयोग हुआ हो तो इन्फिनेटिव के साथ में टू का यूज करते हैं। और डेयर या नीड से जो बनने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी टू के साथ में इन्फिनेटिव लगाया जाता है, यानी टू इन्फिनेटिव लगाया जाता है। जैसे डज ही डेयर, अब यहाँ पर डेयर है और डेयर के जस्ट बाद में ये टू दे दिया, टू के साथ इन्फिनेटिव बन गया। ही डेयर्स मी टू क्रॉस द रिवर, ये डेयर्स आ गया और यहाँ पर ये वर्ब है, यानी ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ में टू हो गया। तो ही डेयर्स मी टू क्रॉस द रिवर, यहाँ पर टू का यूज किया गया है। रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि जो रूल नंबर 1 में जितनी भी वर्ब्स आई हैं, जो रूल नंबर 1 में जितनी वर्ब्स हैं, अगर ये पैसिव वॉइस में इनको प्रयोग किया जाए, अगर ये सारी वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज किया जाए तो टू और इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, टू इन्फिनेटिव लगता है। जैसे ही वाज मेड टू डू इट, तो मेड के ये मेक जो है वर्ब है, ये मेक को यूज किया गया है पैसिव वॉइस में, और जो पैसिव वॉइस में यूज हुई तो इसके साथ में टू आया और टू के बाद में इन्फिनेटिव आया। ही वाज मेड टू डू इट। ऐसे ही वाज विडिन टू गो, यहाँ भाई वेड है, विड की विडिन हो गई और इस ये हो गई वर्ब और यहाँ पर ये टू हो गई, ये इन्फिनेटिव हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग है कि शैल, विल, शुड, वुड, डू, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड आदि के बाद आने वाले इन्फिनेटिव्स के साथ भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं शैल, विल, शुड, वुड, डू, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड आदि के बाद आने वाले इन्फिनेटिव्स के साथ भी टू का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ही कुड डू इट, देखिए ये कुड है और इसके साथ में डू आया है, ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर टू का यूज नहीं किया गया है। वी शैल ट्राई, यहाँ पर भी टू का यूज नहीं है।
वुड लॉफ, यहाँ भी टू का यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग है हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, हैड सूनर आदि एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसमें हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, हैड सूनर। इन एक्सप्रेशंस के बाद भी इन्फिनेटिव के पहले टू का यूज नहीं करते हैं। ये एक्सप्रेशंस अगर दिए हुए हैं, इनके बाद में इन्फिनेटिव से पहले हम टू नहीं लगाएंगे। जैसे ही हैड बेटर, अभी हैड बेटर दिया है और ये आपका इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर हमने टू का यूज नहीं किया है। ये वुड रादर है और ये विड्रा है, तो इसके बीच में हमने टू का यूज नहीं किया है। विड्रा क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये वुड रादर ये एक्सप्रेशंस है, तो इन दोनों के बीच में टू का यूज होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया इस नियम के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है कि कंजंक्शन देन के बाद भी, कंजंक्शन देन है उसके बाद भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही इज़ बेटर एबल टू राइट देन स्पीक, यहाँ पर टू का यूज नहीं किया, ये है इन्फिनेटिव, और यहाँ पर बेटर देन एबल टू राइट। तो देन का मतलब मेन मतलब है देन, देन के बाद में इन्फिनेटिव, वो देन के बाद में टू का यूज नहीं किया गया इन्फिनेटिव से पहले। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है, टू का प्रयोग प्रीपोजिशन बट के बाद, प्रीपोजिशन बट के बाद भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वर्ब, अगर बट से पहले वर्ब डू, डज, डिड आई हो, डू, डज या डिड वर्ब आई हो, तो बट के बाद में प्रीपोजिशन टू, बट के बाद में इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं किया जाता है, यानी इन्फिनेटिव के साथ में टू का यूज नहीं किया जाता है। जैसे शी कैन डू नथिंग बट वीप, शी कैन डू नथिंग बट वीप, क्योंकि यहाँ पर ये डू आ गया, इसलिए बट के साथ टू का यूज नहीं किया गया है, यानी बट के बाद में टू का यूज नहीं किया गया है। ऐसे यहाँ पे वी डिड नथिंग बट प्ले, तो यहाँ पर ये डिड आ गया, इसलिए बट के बाद और प्ले से पहले टू का यूज नहीं किया गया है। तो अभी तक हमने 6 रूल को समझ लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब एक रूल और बाकी है, लास्ट उसको भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हम समझते हैं लास्ट रूल को। लास्ट रूल क्या है, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आए, हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद इन्फिनेटिव, तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हैज, हैव, हैड के बाद नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद इन्फिनेटिव आए, तो वहाँ पर हम टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई विल हैव यू रिमेंबर मी, अब यहाँ पर ये नाउन या फिर प्रोनाउन है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, यहाँ पर मतलब कुल मिला के यू जो है वो प्रोनाउन है हैव के जस्ट बाद में, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव आया है, तो इससे पहले हमने टू का यूज नहीं किया है। ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, तो इससे पहले हमने टू का यूज नहीं किया है। ऐसे ही हैड हिम, यहाँ पर ये भी प्रोनाउन आ गया, ही हैड हिम नो, तो यहाँ ये इन्फिनेटिव आ गया, हमने यहाँ पर भी टू का यूज नहीं किया। ऐसे ही विल हैव, यहाँ पर हैव आया, हैव के जस्ट बाद ये मी प्रोनाउन आया, तो यहाँ पर और उसके बाद में ये इन्फिनेटिव आ गया, हमने यहाँ पर भी टू का यूज नहीं किया है। तो मतलब कुल मिलाकर कहने का हुआ कि हैव, हैज, हैड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद इन्फिनेटिव, तो टू का यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने कई चीज़ें सीखी हैं। जैसे सबसे पहले हमने जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, उसके बाद में ये कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद में हमने समझा इन्फिनेटिव के लिए, और वो भी इन्फिनेटिव वो जिनके साथ में हमने जीरेंडर इन्फिनेटिव को, इनके इन्फिनेटिव के 2 पार्ट को समझा। उसके बाद में उन इन्फिनेटिव को समझा है जिनके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। अगले वीडियो में
देखते हैं हम क्या समझेंगे, थोड़ा आप भी गैस करिए, वेट एंड वॉच। और हम चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। नया टॉपिक हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का ही होगा, इसके बाद अगला पार्ट इसका आएगा। जो टॉपिक अलग होगा, वीडियो भी अलग होगी, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और चलने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो ग्रामर की आपको मिलती रहे, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।